हाँ जी, पोलियम्ब्रोनी हमने वहाँ पे कर लिया था, राइट. Along with that, we have done something in terms of the seed. Seed के बारे में उसके adaptation क्या होता है, that is something we have discussed. We have seen कि what are the advantages of having a fruit to a seed. So that is something we have seen, वो भी हमने वहाँ पे देख लिया था. अब ये सारी चीजें NCERT based चीजें आपकी वहाँ पे, and these are the things which you have to thoroughly remember. अगर आप उसे याद रख लेते हो, then you won't be missing question based on them by any means. अब मुझे फटाफट ये बताओ कि पोलियम्ब्रोनी के आपके एग्जाम्पल क्या आएंगे? Mango, citrus plant. Right, mango variety and citrus plant are the best example of my polyembryony. मुझे ये बताओ आप लोग कि polyembryony के जो नया एम्ब्रियो बन रहा है आपका, ये कहाँ से बन के आ रहा है? Nucellus एक आपका एरिया हो सकता है. Even your integument sometimes can play a role in forming a new embryo. तो ये दो जगह से आपके नए एम्ब्रियो बन के आ सकते हैं, and they can protrude inside embryo sac and polyembryony can be seen. Right. मुझे बताइए, now you have to raise your hand and explain me कि एपोमिक्सिस जो हमने पढ़ा था, जो एपोमिक्सिस जो आपने सीखा है, उसका फार्मर को किस तरीके से फायदा हो सकता है? एपोमिक्सिस टेक्निक का फायदा फार्मर को किस तरीके से होता है? सो यू हैव टू एक्सप्लेन इन स्लाइटली डिटेल. सो प्लीज रेज योर हैंड एंड देन आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू आंसर दैट. सो ऑलराइट, सम पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड. हर्षदा बताइए, हाउ दिस गेट बेनिफिशियल टू द फार्मर? दिस एपोमिक्सिस कैसे हो सकता है इसका फायदा? सर जो एपोमिक्सिस प्लांट होते हैं वो मतलब हाइब्रिड वैरायटीज से फॉर्म होते हैं एंड वो सीड्स ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो मतलब एक्सपेंसिव होने के कारण वो फार्मर्स खरीद नहीं पाते, तो वो एक ही बार में खरीदते हैं. एंड व्हेन दे प्लांट मतलब जब वो प्लांट करते हैं तो वो जो एपोमिक्सिस का प्लांट जब ग्रो होता है तो वो खुद में ही मतलब खुद के सीड्स बनाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन. और मतलब वही सीड्स दोबारा हम प्लांट कर सकते हैं, तो फिर फार्मर्स को दोबारा सीड्स मतलब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही सीड्स को प्लांट करते जाएंगे एंड दे विल. वेरी ट्रू. एंड आप इसमें अंदर अपने कैरेक्टर भी आप मिस आउट नहीं करोगे. यू विल फाइंड ऑल द कैरेक्टर्स विल बी देयर, जो आपको वहाँ पे कंजर्व आपको मिल जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द एपोमिक्सिस के अंदर. तो वही आपको वहाँ पे फायदा होगा. दैट इज द एडवांटेज यू गेट ओवर देयर. सो यू डोंट हैव टू बाय अगेन एंड अगेन मल्टीपल सीड्स, हाइब्रिड सीड्स. और ये बनाना भी काफी एक्सपेंसिव होता है. मेकिंग दिस हाइब्रिड सीड्स इज आल्सो गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, सो यू डोंट हैव टू डू दैट. ठीक है. So yeah, that's true. That is something we'll be finding happening over there. किसी ने हैंड रेज किया था? किसी का क्वेश्चन है क्या कुछ? Anyone has any kind of question? No sir. No sir. ठीक है. चलो. All right. So now let's come back and let's start with this chapter. Human reproduction. Alright, so this is going to be the chapter of human reproduction. और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जो हम पढ़ेंगे या कवर करेंगे, that is going to be your male reproductive organ is something we are going to cover, we are going to study आज के क्लास के अंदर. ठीक है. So आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव is going to be to understand the male reproductive system, accessory ducts and accessory glands. तो इन सबको अंडरस्टैंड करना, इन सबको समझना आज का हमारा यहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्टिव. These are the few things which we'll try to understand. Possibly इनको हम कवर करेंगे. एंड कवर करने के बाद विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम. जो भी इनके बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हम आज यहाँ पे आज सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास. नाउ लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स इन दिस. सो जब भी हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के बारे में, तो याद रखना इस चैप्टर से आपको अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन जनरली हर एक साल के अंदर आपके आ जाते हैं. मिनिमम वी हैव सीन 2 क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इट इज वेरी कॉमन टू बी सीन. सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इसमें कंटेंट काफी अच्छा है, काफी ज्यादा भी है कंटेंट. एंड देयर आर सम प्लेसेस जहां पे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. सो लेट्स हैव अ लुक. सो व्हेन वी डिस्कस द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे विल बी डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ द लाइक testes is the main primary organ. This is a labeling. This is a picture of a male reproductive system, and we'll do the labeling in the end of the class. So जब आपका क्लास यहाँ पे खत्म होगा तो मैं होपफुली आप लोगों से यहाँ पे लेबलिंग करा पाऊंगा एंड यू विल बी एबल टू लेबल द पार्ट्स एंड आप उन्हें एक्सप्लेन भी कर पाओगे. सो यू विल बी एबल टू लेबल एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम in a much more detail. Okay, so now what we have to do is we will be starting, the very first thing we have to start with is going to be your testes. So आपके जो male reproductive system आपका यहाँ पे होता है,
the primary sex organ in the males is going to be the testes. So that is something we are going to start with. So we are going to start with the testes. So when you discuss everything or anything about the testes, the first thing you have to understand, in the males, the testes are in pair. So you will always find the males are going to have testes in pair. That's one thing you know. And they are kept outside the abdominal cavity. So they are being seen outside the abdominal cavity. So outside the abdominal cavity. So outside the abdominal cavity, these testes are being placed, and they are placed in a bag, and that bag is called as your scrotum. Scrotum नाम का जो bag यहाँ पर रहेगा, in this bag, these testes are being kept. Okay, so they are outside the abdominal cavity. They are being kept in a bag-like structure, and that bag-like structure is called as my scrotum. Now you have to know one thing very clearly, that what these testes are known for. It is my primary sex organ in the males. But ये करते क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि what your testes are going to be playing the role over here, in the humans, the testes will have some specific roles. One of the role is going to be to promote or to carry out spermatogenesis. Spermatogenesis. That means formation of your sperms. So sperm formation is something which will be happening inside the testes. That's one thing you have to know. Second thing you have to know, testes are also the site for male sex hormone production. So hormone synthesis or hormone secretion is also happening from here. So hormone secretion, that is a second role which you have to know, played by the testes. So testes will have two roles. दो रोल यहाँ पे आपके होते हैं testes के. Spermatogenesis, that is the formation of sperms, and second is your hormone secretion. यहाँ पे आपका hormone secretion भी आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलेगा, right? दोनों को ही हम काफी डिटेल में सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, बट आपको इनिशियली ये दो रोल आपको यहाँ पे याद रखने हैं. अब testes जो यहाँ पे है, they have been kept in a bag-like structure called as a scrotum, which you can very clearly see over here. So यहाँ पे आपका जो bag-like structure है, skinny bag-like structure जो आपका यहाँ पे है, that is going to be the scrotum. Now the question is कि why testes has been kept in the scrotum on the basis of the evolution? Like इसका क्या यहाँ पे selective advantage आपको यहाँ पे मिलेगा? So there is one thing you have to very clearly remember कि scrotum में रखने के यहाँ पे कुछ advantages आपको यहाँ पे मिलते हैं. And one of the peculiar advantage here is going to be, so when the testes have been kept in scrotum, जब testes को scrotum में रखा जाता है, तो scrotum में रखने के यहाँ पे advantages यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? The advantage is going to be कि यहाँ पे temperature आपको यहाँ पे कम रहेगा. So in the scrotum, the temperature is going to be around 2 से 2.5 degrees Celsius less than the normal body temperature. Less than normal body temperature. So आपका जो normal body temperature आपका होता है उससे 2 से 2.5 degree Celsius less will be the temperature in the scrotum. So scrotum में इतना temperature यहाँ पे कम रहेगा. Okay. Now that is going to be essential for the normal process of spermatogenesis. ये temperature maintain करना जरूरी है. This is essential for the sperm formation. तो याद रखना ये जो temperature आप maintain कर रहे हो. So basically अगर आपका temperature body का है around 37 degree Celsius, so आपका sperm formation आपका होता है at around 35 degrees Celsius या 34.5 degrees Celsius. So that is something you have to remember, that this temperature is essential. It is going to be essential for the sperm formation. This temperature is going to be essential for sperm formation. If for some reason, if the temperature is not been maintained, अगर किसी रीजन से अगर टेम्परेचर अगर आपका यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाता, which has to be maintained over there, then sperm formation will not be taking place. Then sperm formation testes के अंदर होते हुए आपको नहीं मिलेगा. So याद रखना, the whole idea of having testes kept in a scrotum outside the abdominal cavities, because यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलता है. एडवांटेज क्या है कि आपका जब आप स्क्रोटम में रखते हो टेस्टिस को, तो वहां का टेम्परेचर अराउंड होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन फाइंड स्पर्म फॉर्मेशन कैन टेक्स प्लेस वेरी इजीली. सो एक और चीज आप यहाँ पे समझ पाते हो, that sperm formation is something which requires slightly less than the body temperature. तो ये बात आपको याद रखनी है. This is one thing you have to know in terms of the scrotum. So that's one thing you have to remember, right? So testes में you can see a pair of testes kept in a scrotum, and that is the first thing you have to know. Now let's try to understand the anatomy of testes. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके testes की anatomy क्या है. So let's try to see. Sir. हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए.
सर इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस रहता है या 2.5 तक? 2.5, क्योंकि एनसीईआरटी में 2.5 लिखा हुआ है तो हम वहां तक ही फॉलो करेंगे। सर मतलब हमारी जो स्टेट बोर्ड्स की बुक है वहाँ पे 2 to 3 डिग्री सेल्सियस दिया है इसलिए। करो, इग्नोर करो उसे। ओके सर। The thing is that is the like thing of NEET exam कि जो उन्होंने लिखा हुआ है सही गलत वो बात की बात है, वो अपने को फॉलो करने का। वो कह रहा है कि फ्रॉक के 4 टोज है पीछे तो 4 टोज है, बात खत्म। राइट, वो कह रहे 5 है, बात खत्म। राइट, सो दैट इज द थिंग। सो व्हाट एवर नंबर दे मेंशन ओवर देयर ना, वी हैव टू फॉलो दैट। सो इन आई थिंक समवेयर इन बिटवीन एनसीईआरटी में लिखा हुआ था दैट इंडिया हैज 3 बायोजियोग्राफिकल हॉटस्पॉट्स, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड श्रीलंका। And I was like, when does Sri Lanka become a part of India? But ठीक है, मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। All right. So that is the scrotum. Now let's talk about the anatomy over here. Let's talk about the anatomy. Anatomy of testes. So anatomy of testes से बात करें तो बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर आपके टेस्टिस का यहाँ पे कैसा होता है, that what are the things you get to see in the testes. Now when you see the anatomy of the testes, so if I have to just give you a rough idea, if I have to give you a rough idea of the testes, so what you'll get to see ना कि अगर आप sectioning लेते हो testes का, अगर आप उसे observe करते हो, so within the testes you'll have number of compartments. So within the testes you'll have number of compartments can be seen. तो ऐसे कई सारे आपको compartments आपको टेस्टिस में देखने के लिए आपको मिलेंगे। राइट, ऐसे कई सारे कंपार्टमेंट्स आपको मिलते हैं देखने के लिए टेस्टिस के अंदर। ओके, सो यू फाइंड नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स आप कैन सी इन द टेस्टिस एंड दिस कंपार्टमेंट व्हिच यू कैन सी इन द टेस्टिस आर कॉल्ड एज माय टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो कंपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं वी कॉल देम एज अ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। And the number of testicular lobules is going to be around 250. So अगर आपसे पूछते हैं कि कितने कंपार्टमेंट यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, then the answer is going to be 250 compartment I can see in those particular testes. So that is the number of compartment I can see in the testes. Okay, इसको हम यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं। पहले यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, the sex organ which are located in the pelvic region include a pair of testes along with the accessory ducts and glands and external genitalia, something which we'll be studying today itself. Right, so now let me make over here again the compartment and let me show you आपको compartment में यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकता है। Let's try to see that. Okay, so let's happen to see over here. So when you observe these compartments over here, when you observe these compartments, you will find few things inside the compartment. So first of all, these are my testicular lobules and इनका number आपका रहेगा around 250. Obviously मैं यहाँ पे 250 draw नहीं करने वाला, but you should know that the testicular lobules are going to be 250 number. Lobules are 250 in number. Okay, so these are my compartments. Okay, now what do you get to see in the compartment? आपको compartment के अंदर आपको क्या मिलता है देखने के लिए? So अगर आप compartment के अंदर अगर आप observe करते हो using the microscope, so you will have the presence of something known as your seminiferous tubules. So इसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो इन lobules के अंदर जब आप एक compartment को अगर आप देखते हो ध्यान से, so you will get to see, you will find 1 to 3 seminiferous tubule will be seen. Seminiferous tubules will be seen inside each compartment या each lobule के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिलेंगे. So each lobule will have a presence of 1 to 3 seminiferous tubule. तो याद रखना हर एक lobule के अंदर आपको 1 से 3 seminiferous tubules आपको वहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए. And they are very important to us. These structures which I am drawing over here, ये आपके लिए काफी important होते हैं. क्यों important होते हैं? Because these are the structures in which you will find the sperm formation will takes place. तो अगर आपसे कोई पूछता है कल उठ के आपका फ्रेंड अगर आपसे पूछता है कि sperm formation specifically कहाँ पे हो रहा है टेस्टिस के अंदर, then your answer is going to be seminiferous tubule are the site where the sperm formation is going to take place. So please know this thing very clearly that these are the sites where the sperm formation will be seen happening all the time. Okay, so 1 to 3 seminiferous tubules are the
number you will find in each lobule. This is what you find in the each lobule. This is what you find in the each lobule. Each lobule will be having this thing. Now let's try to see what is inside the seminiferous tubule. आपका जो seminiferous tubule हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसके बारे में, इसके अंदर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? So what are the things I will get to see inside the seminiferous tubule? So let's try to see that. So if I discuss over here seminiferous tubules, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है देखने के लिए? So एक seminiferous tubule में आपको मिलेगा देखने के लिए दो तीन चीजें. In the seminiferous tubule, you will have certain cells. You will have a presence of few cells, and those cells are called as my male germ cells. So यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके male germ cells. So male germ cells are been seen over here. Male germ cells आपके वो cells हैं जिनको use करके आप sperms बनाते हो. These are the cells through which you will be finding the sperms are been formed. That's the first thing you will get to see. Second thing जो आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए male germ cell के अलावा, you will get to see presence of something known as my Sertoli cells. ये याद रखना, Sertoli cells are the cells you will find in the seminiferous tubule. तो seminiferous tubules के अंदर आपको Sertoli cells देखने के लिए मिलेंगे. Now the question is कि male germ cell तो आप यहाँ पे sperm बना रहे हैं. What these Sertoli cells are known for? So Sertoli cells are known for the nourishment of the sperms. So they are basically known for the nourishment of the developing sperm. So याद रखना, जब भी कोई बात करता है Sertoli cell के बारे में तो आपने इतना ही बोलना है, known for the development of the, they are known for nourishment. Sorry, they are known for the nourishment of the developing sperm. They provide nourishment to the sperm. So this is what they are known for. That is what my Sertoli cells are known for. So याद रखना, this is what I will be finding in the seminiferous tubule के अंदर. Male germ cell and Sertoli cell. So that's one thing you have to know. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. अब वापस हम पीछे आते हैं. So now if we just go back to my lobule, if I just go back to my testicular lobule over here, so what you get to see, I will be having 1 से 3 तक मेरे यहाँ पे seminiferous tubule मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे. But उसके बीच में जो space होता है वो भी काफी interesting जगह है. So you have a space over here. So between the seminiferous tubule you have a space, and that space over here is called as my interstitial space. इस space को हम बोलते हैं यहाँ पे as a interstitial space. So याद रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये interstitial space कहाँ पे आता है, then you have to tell them outside the seminiferous tubule. Within the testes, but outside the seminiferous tubule, there is a space over there, and that space is called as my interstitial space. अब ये स्पेस में आपको क्या मिलेगा? तो ये स्पेस में भी आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग या मैं कहूंगा एक स्पेशल टाइप का सेल आपको यहाँ पे मिल जाता है, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज माय लेडिक सेल्स. सो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो आपको यहाँ पे सेल मिलेगा, दैट सेल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय लेडिक सेल्स. लेडिक सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. बड़े काम के सेल्स होते हैं ये भी, ये आपको यहाँ पे बैठे हुए आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. नाउ द लेडिक सेल व्हिच यू गेट टू सी इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, these cells are known to make a hormone, that is your male sex hormone called as my testosterone. तो याद रखना, बिल्कुल क्लियरली याद रखना that Leydig cells are the cells which are known to make a sex hormone, that is going to be the testosterone. So male sex hormone एक ही होता है आपका यहाँ पे, that is the testosterone which has been formed by them. So they are the one which will be synthesizing your testosterone. Testosterone का synthesis इनके थ्रू ही होता है, यही लोग बनाते हैं. याद रखना, at times they won't write a term like a testosterone, rather they will write male androgen. तो वो सेम ही होता है. अगर कोई पूछे ना कि एंड्रोजन कौन से सेल बनाते हैं टेस्टिस के अंदर, देन आपका आंसर लेडिक सेल ही होगा. एंड्रोजन स्लैश टेस्टोस्टेरोन इज द सेम थिंग, सो प्लीज उसमें कंफ्यूज मत होना, राइट. सो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जब आप यहाँ पे देखते हो तो ये बात यहाँ पे याद रखना दैट यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. 250 कंपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. हर एक कंपार्टमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे 1 से 3 सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट. And each seminiferous tubule will be having few things. हर एक seminiferous tubule के अंदर आपको कुछ चीजें यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि आपको मिलेगा आपका मेल जर्म सेल एंड द सर्टोली सेल. मेल जर्म सेल जो आपके होते हैं, इनसे ही आपके स्पर्म्स बनाए जाएंगे. दिस इज समथिंग व्हिच विल यूज फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन,
एंड जो सर्टुली सेल होता है उसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना स्पर्म्स को. सो ये बात आपको क्लियर कट यहाँ तक याद रखनी है. सो मेल जर्म सेल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. इट इज द वन व्हिच विल बी used to form sperm, used to form sperms. Some again concerns with the my hand, not with the device, with my hand. Yeah, इसलिए वो थोड़ा hodgepodge हो रहा है. But I think you are able to read this. Used to form the sperms. You are like इस तरह आदत हुई हम लोग. Okay, so this is something you have to know. So ये हमने यहाँ पे देख लिया. That is the anatomy of my, that is the basic anatomy of your testes over here. कि आपको ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी. Now let's go beyond that. अब हम यहाँ पे चीजों को और थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे समझते हैं. पहले ये बताओ यहाँ तक समझा रहे नहीं आ रहा? Yes, Are sir. the things Yes, sir. ठीक है. कोई इसमें अगर गड़बड़ लग रही हो या कोई चीज समझ नहीं आ रही देन बता दो यहाँ सर पे. रिवाइज कर दो These are the few things first of all यहाँ पे. हाँ बेटा बोलना वापस से. सर रिवाइज कर दो एक बार. रिवाइज कर लेते वापस से एक बार. तो देखो यहाँ पे होता क्या है. The testes are been kept in the scrotum. You can see over here they have been kept in the scrotum. They have been kept in the scrotum because the temperature over there is going to be around 2 से 2.5 degrees Celsius. कम होता है वहाँ पे. That is essential for the sperm formation. That is why it has been kept over there outside the abdominal cavity. Okay. Then the scrotum में यहाँ पे testes is placed. Something we know. When you see inside the testes, so testes की जब आप anatomy आप यहाँ पे देखते हो, so you have 250 testicular lobules. Now these lobules are nothing but a compartment. आपके 250 compartments आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. Each compartment will have a presence of 1 से 3 seminiferous tubules. And these seminiferous tubules, inside them you will find 2 cells. 2 सेल आपको मिलते हैं seminiferous tubule के अंदर. एक होता है मेल जर्म सेल, दूसरा होता है आपका सर्टुली सेल. सर्टुली सेल का काम कुछ वैसा ही होता है जैसे टिपेटम का हुआ करता था अपना लास्ट चैप्टर के अंदर. It is going to provide the nourishment to the sperm, right? And male germ cell are the one जहां से हम लोग हमारे मेल गैमेट्स बनाएंगे, जहां से आपका स्पर्म फॉर्मेशन होगा. ठीक है. तो ये आपको मिलेगा आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर. एंड आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यू हैव अ स्पेस. एक खाली जगह आपको यहाँ पे मिल रही है. उस जगह को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटरस्टिशियल स्पेस. और उस स्पेस के अंदर भी आपको एक सेल मिलेगा देखने के लिए. एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज माय लेडिक सेल्स. एंड लेडिक सेल आर द वन व्हिच आर गोइंग टू मेक द मेल सेक्स हार्मोन व्हिच आर कॉल्ड एज योर टेस्टोस्टेरोन. तो इतनी कहानी आपको पहले आपको याद रखनी है. दिस इज अ स्टोरी व्हिच यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर. अब चलो और थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में. So, कहानी में और चीजें यहाँ पे करेंगे हम यहाँ पे add. And now let's see what can be added. So now when we discuss something in terms of the testosterone, जब हम बात करते हैं about the testosterone, there are a couple of things you have to know कि इसके काम क्या होते हैं. First of all, you have to know the major role. It promotes the spermatogenesis. It promotes spermatogenesis. That means स्पर्म फॉर्मेशन ये प्रमोट करता है. बेसिकली इसकी वजह से स्पर्म फॉर्मेशन आपका हो पाता है. इट इज एसेंशियल. याद रखना, टेस्टोस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म. सो दैट इज समथिंग इट विल बी डूइंग ओवर हियर. दैट्स अ फर्स्ट रोल. सेकंड रोल, इट इज नोन टू गिव द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. मेल को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए जाते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स are been given with the help of the testosterone, which can be as simple as having a beard on the face or having a low pitch voice, right? So these are the characters, or muscular growth. These are the characters you will get to see in the males. As soon as the males is puberty, जैसे मेल्स की एक सर्टेन एज आती है 13-14 एज के ऊपर, जब वो प्यूबर्टी हिट करते हैं, उसके बाद यू कैन वेरी क्लियरली सी सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैन बी ऑब्जर्व इन देम. Right, like growing beard, growing mustache, having muscular growth. So ये सब आपको देखने को मिलता है, and that is all happening because of the male sex hormone, that is your testosterone, right? Along with that, याद रखना, even spermatogenesis भी start होता है once a boy hits a puberty. जैसे a boy hits a puberty when he attains a certain age, वो टाइम पे ही spermatogenesis भी initiate होगा, right? We'll see that separately कैसे होता है spermatogenesis डिटेल के अंदर. बट अभी के लिए इतनी बात आप यहाँ पे याद रखेंगे. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स ट्राई टू सी समथिंग एल्स नाउ. सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द टेस्टिस ओवर हियर. नाउ लेट्स पे अटेंशन टू फ्यू थिंग्स. वी आर डन विद द स्क्रॉटम. वी आर डन विद द स्क्रॉटम ओवर हियर. वी आर डन विद द व्हाट इज बीन देयर हैपनिंग इन द टेस्टिस. अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है.
यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एपिडाइडाइमिस, you can see a structure over here called as my epididymis. अब इसको आप थोड़ा समझो, यहाँ पे आपका स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? Where the sperm formation is happening over here? टेस्टिस, आई नो दैट टेस्टिस में कहाँ पे हो रहा है? बिल्कुल सही. सो आपके टेस्टिस के अंदर आपके जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल आपका यहाँ पे होता है, सेमिनिफरस tubules. This is the location where we will be finding the sperm formation is taking place, right? Now understand this thing. यहाँ से जब आपके sperm बनाए जाते हैं, they are not been kept over there. So from here, the sperms are been sent to a different location. When the sperms are been formed, the sperms from here are been sent to the different location, and that different location is my epididymis. तो अगर आपसे कोई पूछता है, कल उठ के अगर आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि मेल गैमेट्स, मेल स्पर्म्स कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, राइट, कहाँ पे उनको आप स्टोर करके रखते हो, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी बाय epididymis. So epididymis is a structure where they are being stored. हाँ जी बेटा बताइए अपूर्वा, क्या सवाल है आपका? बोलिए बोलिए अपूर्वा, बोलिए अपूर्वा, आपको पूछना पड़ेगा. No one has any question क्या? अच्छा, all right. Okay, so what will be happening here na? So understand one thing. So from the seminifrous tubules, the sperms are been sent into the epididymis and there they are been stored. अब ये जो रास्ता है जाने का, ये बड़ा सिंपल नहीं है, इसमें कुछ आपको मैप याद करना पड़ेगा कि वो कैसे वहां तक जाते हैं. बट बिफोर दैट यू हैव टू नो वन थिंग, व्हाट इज माय epididymis is known for. So इसके लिए आप दो चीज याद रखना. It is known for the storage of sperms. It is known for the storage of sperms. That is one thing you have to know. Second thing, it is for the maturation of sperms. Very true. It is known for the maturation of sperms. It's known for the maturation of sperms. Now, maturation of sperms means what? I can give you the example over here. Sperm attain motility in the epididymis के अंदर. ये जो आपका epididymis है यहाँ पे sperm motility attain करते हैं. Motility attain करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लोग सीखते swim कैसे करना है. That can be said. Right, so over here, this is a site where they'll be finding they attend the motility. So they are going to attend the motility. Someone, गिरिजा बताइए क्या सवाल है आपका? Sir, epididymis is associated with seminiferous tubules or not? नहीं, it is not associated with seminiferous tubule. From seminiferous tubule, the sperm will be transported over there. Okay, now we'll see how the transportation will be happening here. ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, I'm just trying to tell you that from there they'll be transported towards the epididymis. Now we have to see what is the pathway to get transported. But yes, it is not directly associated with seminiferous tubule. ठीक है, so this is something we are understanding the transportation of sperm. We are understand that this is something which is being transported, right? What is getting transported over the male gametes? Your sperms are getting transported. तो याद रखना एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे, दैट दिस बिकम्स अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर यू, दैट epididymis इज नोन फॉर व्हाट? स्टोरेज ऑफ स्पर्म. यहाँ पे स्पर्म को स्टोर किया जाएगा और यहाँ पे उनका होगा मैचुरेशन. एंड व्हेन वी से मैचुरेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज दे अटेन द मोटिलिटी. यहाँ पे उनकी मोटिलिटी वो लोग अटेन करेंगे. दे विल लर्न टू स्विम, दे विल अटेन सर्टेन नंबर ऑफ मोटिलिटी इनसाइड द epididymis के अंदर. सो ये बात आपको एक यहाँ पे क्लियर कट याद रखनी है. नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि वहां पे जाते कैसे. दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट. वी हैव टू नाउ सी how from seminiferous tubule the sperm are going to reach into the epididymis के अंदर. So that is something we'll try to see now. So let's come back over here and let's try to see. So function of Stoltz is something now we're familiar with. Protects the testis from mechanical tissue and maintains a low temperature, right, for the spermatogenesis. So that's going to be 2 से 2.5 degrees Celsius. याद रखना यहाँ पे temperature. This is something you have to know because it's a part of your NCERT. So this is something clear to all of you. Then, the cavity of scrotal sac is connected to abdominal cavity through inlingual canal. अब ये inlingual canal का डायग्राम मैं आपको बाद में दिखाऊंगा to show you that much more precisely. But there is one small canal which connects the abdominal cavity with the scrotal sac. Now let me try to show you that over here. आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. Okay. So over here you will find this cavity over here. This cavity, there is a small cavity over here. And this cavity which connects the abdominal region with the scrotal sac, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे inlingual canal. This portion over here
can be called as my inlingual canal. This is called as an inlingual canal. अब क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि क्या है इस कैनाल का काम या क्या यहाँ से पास हो रहा है, तो एनसाइड में मेंशन नहीं किया, लेकिन याद रखना कि इनलिंगुअल कैनाल के थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स आपके स्क्रॉटल सैक तक पहुंचाई जाती है. सो ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, योर नर्व्स आर बीन सेंट इनटू द स्क्रॉटल सैक यूजिंग द इनलिंगुअल कैनाल. सो ये आपका वो चेंबर है जहां से ऑल द एसेसरी कंटेंट ऑफ द वास्कुलर सिस्टम आर बीन सेंट टुवर्ड्स द testes. So ये बात याद रखना, that is what inlingual canal is known for. It is small canal connecting the abdominal region and the scrotal sac. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. So that is something we have seen. हाँ जी बेटा बताइए मोनिका, क्या है सवाल आपका? सर आपने इनलिंगुअल कैनल के एडवांटेज क्या बताएं? एडवांटेज ये बताएं, it is a canal through which we will find the blood capillaries, blood vessels, nerves and lymphatic vessel will reach up to the scrotum. ठीक है? Blood vessel, nerves and lymphatic vessel will reach up to the scrotum. Basically, testes will also need a blood supply. तभी तो वहां तक कई सारे हार्मोन्स पहुंच पाएंगे, वहां से आप हार्मोन्स लेके बॉडी तक लेके जा पाओगे. So that blood supply and everything is all happening through the inlingual canal. ठीक है, तो ये बात आप सब यहाँ पे याद रखना. So this is a picture in front of you, and now when you see the picture, there's few labelings you can understand over here. One of the labeling which can be clearly understood is the pink color का यहाँ पे जो मेरा है, that is my seminiferous tubule. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. Seminiferous tubule ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा. Now you have to understand कि यहाँ से आप कैसे भेजते हो, how you are going to send your male gametes towards the epididymis. ये जो येलो कलर की जो आपको पूरा ट्यूब दिख रहा है यहाँ पे, coil से, that's my epididymis. So let's see how that will be sent. अब यहाँ पे आपको pathway याद रखना है. We have seen question coming from this pathway. You have to know this pathway very clearly. When the sperms have been formed in seminiferous tubule, from there they will be sent into a region called as my retitestes. They will be sent into a region called as your retitestes. So ये बात याद रखना कि यहाँ से आपका जो पहला अगला जो गांव आएगा या अगला जो आपका शहर है जहां पे आप उन्हें भेजोगे, that is your retitestes. Now what is retitestes over here? Now try to have a look over here. ये वाला जो आपका रीजन है आपका यहाँ पे, this is called as my retitestes. Okay, this is called as your retitestes over here. This which I've drawn over in orange ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a retitestes. So ये याद रखना कि seminiferous tubule से आप जाते हो into the retitestes के अंदर. हाँ जी तनीषा बताइए. तनीषा सब्रवाल, after a long time, कैसे हैं आप? सर गलती से हो गया था. अरे मैं पूछ रहा हूँ कैसे हैं आप? ठीक हूँ. ठीक है, पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? ठीक ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है. अच्छी है, ठीक बेटा बता दो, कंफर्म कर लो. ठीक ठीक. बाय द वे आप कल अच्छा, आई डू अंडरस्टैंड इन द नाइट क्लास यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास ना, आई डू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है ठीक है, 5:30 क्लास अटेंड करना, और आपके जो लेक्चर मिस हुए ना तनीषा, उसके आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, तो आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा उन वीडियोस के. ठीक है, तो जब भी आपको टाइम लगेगा तो आप देख पाओगे. ओके सर. So you have from seminiferous tubule you have a retitestes, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट करोगे, and then यहाँ से क्या होगा, यहाँ से the sperms will be sent into a small bridge. एक small bridge जो actually bridge नहीं, हम उसे bridge बोलते हैं for understanding the small region in which I'll be sending them, and that is called as my vas efferentia. So vas efferentia is a structure, is a small bridge जिसके अंदर मैं gametes को send करूंगा, और उसके थ्रू अलजिया. हाँ जी गुड इवनिंग बेटा, 2 मिनट रुक जाना, एक्सप्लेन कर देता हूँ या फिर पूछना सवाल. राइट, सो फ्रॉम retitestes you will find the male gamete will be sent into the vas efferentia, and this vas efferentia यहाँ पे कौन सा है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पर्पल कलर का ब्रिज आपको यहाँ पे दिखेगा. क्या पर्पल कलर का ब्रिज आपको यहाँ पे दिख रहा है? यस सर. यस सर. पर्पल कलर का ब्रिज आपके सामने यहाँ पे है, दैट इज माय वास एफरेंशिया. सो इस वास एफरेंशिया के थ्रू आप अपने मेल गैमेट्स को अल्टीमेटली सेंड करोगे टुवर्ड्स योर एपिडाइडाइमिस. तो यहाँ से आपके मेल गैमेट्स पहुंच जाते हैं टुवर्ड्स योर एपिडाइडाइमिस के पास. So this is a pathway which you all have to remember. This is a pathway which is a very important. इसको मैं slowly इसलिए करा रहा हूँ. पूछिए, सवाल पूछिए, बात काट के पूछिए. किसका नाम? आई एम सॉरी सर. ये देखो,
फिर बाद में सॉरी बोलना है। अलजिया बताइए क्या है सवाल आपका, पूछ लीजिए आप भी। सर टॉपिक का नाम नहीं बताया हुआ, एक्चुअली कल मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई थी ना, मैं हॉस्पिटल गई हुई थी। टॉपिक अच्छा ओके, टॉपिक राइट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बेटा हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, एंड वी आर डूइंग द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, आप भी जो अगर आपने क्लास मिस किया है तो उसका वीडियो लेक्चर ले लीजिएगा ताकि आप एक बार उसे पढ़ के समझ पाए जो भी आपने मिस किया था। वैसे पहला लेक्चर ही आज का, सो दैट्स द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, प्लांट्स खत्म हो गए, अभी ह्यूमंस पे आ गए हम लोग। सो यार दिस इज अ पाथवे वी हैव टू। सर इनलिंगुअल कैनल का एक बार डेफिनेशन बताओ। बेटा वापस बोलना, क्या बताना है? इनलिंगुअल कैनल। इनलिंगुअल कैनाल जो बेटा आपका होता है ना, इनलिंगुअल कैनाल के बारे में एक बात है ना, इट इज अ कनेक्टिंग ब्रांच बिटवीन द स्क्रॉटल सैक, आपका स्क्रॉटम जो है मेल्स के अंदर, एंड द एब्डोमिनल कैविटी। इनके बीच में जो कनेक्शन होता है कैनाल का, जो कनेक्शन होता है यहाँ पे, इन दोनों के बीच जो कनेक्शन यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इनलिंगुअल कैनाल, राइट। अब ये कनेक्शन रखने का फायदा क्या है? व्हाट इज द कनेक्शन इज बीन केप्ट फॉर? सो कनेक्शन रखने का फायदा यहाँ पे होता है दैट दिस कनेक्शन, वाया दिस कनेक्शन you will have a supply of, you can give a supply of blood vessels, you can give a supply of blood vessels, you can give a supply of nerves and lymphatic vessels, these are being sent into the scrotum or towards the testes with the help of the lingual canal, in lingual canal के through. सो इन लिंगुअल कैनाल के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आप ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक वेसल का सप्लाई कर सकते हो टुवर्ड्स द टेस्टिस। दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर। ठीक है, उसको हम इवन कहते हैं। हाँ ठीक है, चलो वो हम यहाँ तक रखते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। यू हैव अ सेल्फ ट्यूबुल, रेड टेस्टिस, वास एफरेंशिया एंड एपिडिडाइमिस। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन कैसा आएगा। नाउ प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। दे कैन आस्क यू क्वेश्चन लाइक व्हाट विल हैपन अगर मेरा वास एफरेंशिया यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाए तो। अगर वास एफरेंशिया अगर हमने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया तो आप बताइए आपके क्या मेल गैमेट्स एपिडिडर्मिस तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। अब मेरा सवाल दूसरा ये है, अगर मैं वास एफरेंशिया ब्लॉक कर देता हूं तो क्या मेरे मेल गैमेट्स रेडी टेस्टिस तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? राइट, दे विल रीच योर रेडी टेस्टिस। सो यू कैन फाइंड सच क्वेश्चंस कमिंग, सो दैट्स व्हाई ये पाथवे आपको यहाँ पे याद रखना है। दैट्स फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस पाथवे व्हिच हैज टू बी नोन। एक बार एपिडिडर्मिस के अंदर आ गया, देन यू नो यहाँ पे आप स्टोर करते हो मेल गैमेट्स को, and from there they will go to other area, but apparently you are going to store them. ठीक है, so from here you want to send them into the vas deferens। ये जो लंबी सी ट्यूब आपको दिख रही है यहाँ पे, that's a vas deferens, जिसको हम देखते हैं वापस से, बाद में देखते हैं। This is my vas deferens। I'll just write video over here। यहाँ पे बाद में आपके स्पर्म को भेजा जाता है। चलिए इसको हम बाद में देखते हैं। हाँ बेटा बताइए। जो पाथवे लिखा है उसके एपिडिडमिस के आगे वो भी लिखे वास डिफर्स? नहीं, वो आगे आएगा तब देखेंगे उसे हम। ठीक है, अभी आप लिखो अभी तक एपिडिडर्मिस तक हमारा पहुंच गया। एक बार एपिडिडर्मिस तक आपका पहुंच जाता है, देन यू नो यहाँ पे स्टोरेज होगा स्पर्म्स का, एंड हियर दे विल अटेन द मैच्योरिटी। ओके सर, ओके सर। हाँ मुनीष सर बताइए। वो डायग्राम एक बार दोबारा से बताओगे? उसमें मैंने, हाँ सर, इसमें वो एपिडिडर्मिस कहाँ पे है? ये जो येलो वाला पार्ट है ना, रुको, ये जो येलो वाला जो कॉइल स्ट्रक्चर है ना आपका, यहाँ पे येलो कॉइल स्ट्रक्चर, यस सर, ये है आपका एपिडिडर्मिस। सर वाला वास डिफरेंस आ जाएगा ना फिर? कौन सा वाला? हाँ, फिर आगे जाके यहाँ से जो चालू हो रहा है ना आपका, दैट्स बिकम्स अ वास डिफरेंस। यस सर। ठीक है सर ये जो पाथवेज है सारे वो सिर्फ मतलब स्पर्म्स को कैरी करते हैं या फिर उसको उसका मॉडिफिकेशन भी करते हैं? नहीं, they will be making few changes over there, but you don't have to remember those changes, you have to remember the pathway। so आपको नहीं याद रखना कि रेट टेस्ट में आपका क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंज वहाँ पे हो रहा होगा या which protein are acting on the sperm, वो आपको याद नहीं रखना है यहाँ पे। you just have to know the pathway over there। ओके सर। alright, now let's move off। so this is something we know, interstitial space हम लोग जानते हैं। कौन से सेल्स मिल रहे थे मुझे यहाँ पे? which cells are यहाँ पे, and they are also called as my interstitial cell भी उन्हें हम यहाँ पे बोल सकते हैं because they are seen in the interstitial space के अंदर। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का काम हम लोग जानते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में ये आपका प्रमोशन करेगा। अदर इम्यूनोकम्पोनेंट सेल, अभी अदर इम्यूनोकम्पोनेंट सेल क्या होते हैं और ये कब रोल प्ले करते हैं, विल सी दैट लेटर व्हेन आई टेल यू अबाउट द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड बैरियर तो मैं आपको बताऊंगा ये, तो अभी इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, नाउ सो हियर वी हैव अ पिक्चर। सो नाउ लेट्स सी व्हाट दे हैव रिटन। Seminiferous tubule open into the vas efferentia through the rete testes, जो मैंने आपको बताया, they open into the vas efferentia through the rete testes। ठीक है, and now you can see over here
एक बार फिर ये पिक्चर बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए. दिस इज गोइंग टू बी द रेडी टेस्टिस वाला पार्ट. दिस इज द रेडी टेस्टिस. ठीक है. एंड ये जो आपको ब्रिज आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट ब्रिज इज माय वास एफरेंस. Okay, now and then you can see the epididymis can be seen. A network of tubules of testes carrying the spermatozoa from seminiferous tubules to the vas efferentia. तो वहां से आपका जाता है vas efferentia के अंदर, and then फिर वहां से कहाँ जाएगा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. We know that from the vas efferentia it will go into the epididymis के अंदर. From there directly it will go into the epididymis के अंदर. So you can see this is the epididymis जिसमें वो आपका चला जाता है. ठीक है, this complete structure over here. Now there is one thing you have to understand. अब एक चीज यहाँ पे याद रखना सब लोग, जब भी हम बात करते हैं about the epididymis के बारे में, there is one thing you all have to remember, and that one thing is sperms are stored. You know that if the sperms are not used, अगर sperms यहाँ पे रखने के बाद कुछ टाइम तक यूज नहीं किए जाते, then sperms will degenerate, and after degeneration they will get consumed by the wall of the epididymis. So sperms are stored. The stored sperms, if not used for certain amount of time, then they will degenerate. Then they are going to degenerate. ठीक है, यहाँ पे वो आपके degenerate हो जाएंगे, and they are being consumed by the wall of the epididymis. की wall उसे consume कर लेगी. तो ये बात भी याद रखना कि एक certain time के बाद sperms यहाँ पे degenerate आपके हो जाते हैं, and they have been consumed over there. सर कितने टाइम के लिए यूज कर सकते हैं इनको, मतलब कितना वो टाइम? Okay, so generally you will get to see that once the sperms have been formed, you will find them being stored for a certain amount of, like for a week, roughly you will find them getting stored for a period of around like 1 to 1.5 months के लिए वहाँ पे आप store करते हो. After that they will be reformed. अगर वो use नहीं हो रहे, they will get degenerate, and then again the reformation of the sperm will be seen happening over there. ठीक है, so like around 30 to 45 days का time period रहेगा, उसके बाद they will be getting degenerated over there, and the new sperm formation will just keep on happening. ठीक है, so that is something you will find happening over here. अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा. You have a epididymis over here, and now this epididymis is something which will be connected to my vas deferens. ये मेरा यहाँ पे जो लॉन्ग ट्यूब है मेरे यहाँ पे, that's my vas deferens, उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट करेगा. अब याद रखना कि जो भी आपके मेल गाइड्स आपके बनाए जाएंगे, now they will be sent inside the vas deferens. Now they will be sent inside the vas deferens. This is the long tube through which the sperm can be actually sent towards the urethra. याद रखना ये वो आपकी लॉन्ग ट्यूब है जो आपकी मदद करती है आपके स्पर्म को यूरेथ्रा तक भेजने के लिए, so that they can be sent outside the body. Okay, so that is my vas deferens. So let's see what my vas deferens is known for. So it's a long tube, और आपसे पूछा जाएगा which accessory duct is going to be like creating a complete loop of the ureter. ये इसमें से आपका कौन सा आपका यहाँ पे ब्लैडर, आपका कौन सा डक्ट होगा जो ब्लैडर को पूरा क्रॉस कर रहा होगा या उसके अगेंस्ट लूप बना रहा होगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज माय यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज योर यूरिनरी ब्लैडर. और आपका ये जो पूरा वास डेफरेंस, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब, इट्स गोइंग टू कवर द ब्लैडर को पूरा कवर करेगा वहां से, मतलब पूरा उसको लूप बनाएगा, एंड देन विल कम ऑन टू अ सर्टेन पॉइंट. सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग हियर. सो नाउ व्हाट यू गेट टू सी, assume that this is my vas deferens. Assume that this is my vas deferens over here. वास डेफरेंस एक पॉइंट पे आने के बाद एक ग्लैंड से मिलेगा. वास डेफरेंस एक पॉइंट पे आने के बाद एक ग्लैंड से उसकी यहाँ पे मुलाकात होगी, एंड दैट ग्लैंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय seminiferous tubule, seminal vesicle. That gland over here is called as my seminal vesicle. So याद रखना, you will find your seminal vesicle will come and meet with the vas deferens. तो ये दोनों यहाँ पे आपके आके मिलेंगे, और ये दोनों मिलने के बाद आपका एक यहाँ पे डक्ट बनाया जाएगा, एंड दैट डक्ट इज कॉल्ड एज माय इजैक्यूलेटरी डक्ट. तो ये दोनों जब आपके यहाँ पे मिलते हैं तो आपका एक कॉमन डक्ट आपके यहाँ पे बनता है, एंड दैट कॉमन डक्ट व्हिच इज बीन फाउंड ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इजैक्यूलेटरी डक्ट. इजैक्यूलेटरी डक्ट. ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपका seminal vesicle यहाँ पे कर क्या रहा है. So seminal vesicle is a gland. This seminal vesicle which I've drawn, this orange balloon-like shape which I've drawn is my seminal vesicle. Is the seminal vesicle,
एंड इट इज एक्चुअली अ ग्लैंड। ये बेसिकली आपका ग्लैंड होता है, इससे एसिड ग्लैंड, और इस ग्लैंड से कुछ सब्सटेंस आपका यहाँ पे सिक्रीट किया जाएगा एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज माय सेमाइनल प्लाज्मा। यहाँ से जो सिक्रीशन आपका यहाँ पे आता है, दैट सिक्रीशन यहाँ से जो आपका निकल के आ रहा होगा, यहाँ से जो भी आप बनाओगे और जो आप रिलीज करोगे, दैट सिक्रीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सेमाइनल प्लाज्मा। से हम डिटेल में देखेंगे कि वो करता क्या है एंड व्हाट इट इज मेड अप ऑफ। सो दिस सिक्रीशन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सेमाइनल प्लाज्मा, या सेमाइनल फ्लूइड भी आप इसे बोल सकते हो। ओके, और जो आपका वास्ट डिफरेंस यहाँ पे, यहाँ से जो आपका कंटेंट आ रहा है, यहाँ से जो आपका कंटेंट आपको मिलेगा आते हुए, दिस आर गोइंग टू बी माय मेल गैमेट्स, these are the sperms you are finding coming from here. So the vast difference will be having the sperms which are coming from here. So basically ejaculatory duct is an area, it's a common pathway where I'll be finding कि मेरा seminal vesicle से जो मेरा प्लाज्मा आ रहा है और जो मेरे स्पर्म्स सारे वास्ट डिफरेंस में से वो यहाँ पे आके मिक्स हो रहे हैं। तो स्पर्म्स जो मेरे यहाँ पे आ रहे हैं और जो मेरे सेमाइनल वेसिकल से मेरा जो प्लाज्मा यहाँ पे आ रहा है, दैट इज कमिंग एक्चुअली ओवर हियर एंड गेटिंग मिक्स्ड ओवर हियर, और मिक्स होने के बाद देन यू कैन फाइंड देम गोइंग फॉरवर्ड इनटू द यूरेथ्रा, राइट। यहाँ से ये दोनों आपका मिक्स होगा एंड देन इट विल गो फॉरवर्ड इनटू रीजन व्हिच इज बीन कॉल्ड एज माय यूरेथ्रा। तो यहाँ से इट विल गेट इनसाइड दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दिस पर्टिकुलर रीजन ओवर हियर will be called as my urethra, something now which we will have a look at that after this. So ये बात क्या रखना, this is going to be called as my urethra. ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा that what is my ejaculatory duct made up of, then your answer is going to be very simple, seminal vesicle and your seminal vesicle plus your vas deferens. Seminal vesicle plus your vas deferens are going to come together and going to form your ejaculatory duct. And this is a common passage जहां से ये दोनों चीजें अब आपकी आगे जाएंगी and now they will go into the next region, that is my urethra. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है. So this is how the sperms will get transported over there. So that is the one thing you have to know in this. क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this clear to all of you? यस सर। Yes, sir. क्या बताइए, क्या सवाल है आपका, बताइए. सर मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो एजुकेटेड डक्ट होता है ना, वो उसमें वो स्पर्म्स और सेमिनल प्लाज्मा का मिलके बनता है, तो वो भी ठीक होगा या फिर गलत होगा? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन अगर आएगा तो पता है कैसा आएगा, वो फिर क्वेश्चन इजैकुलेटेड डक्ट का नहीं है. दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. दे कैन आस्क यू दैट व्हाट इज द कंटेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म नोन एज. वैसा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, और इधर यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक कि इजैकुलेटेड डक्ट आपका किससे बना हुआ होता है. Then you have to look for, it is made up of two accessory ducts, vas deferens and my seminal vesicles, right? Which is in the real sense, seminal vesicle is actually a gland. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनते हैं आपका ejaculatory duct यहाँ पे. Okay. So this is something, yeah. So यहाँ पे एक सेकंड बेटा, एक सेकंड. देखो यहाँ पे क्या लिखा है. It passes through the inlingual canal into the abdomen and loops over the urinary bladder. तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है about the vas deferens. जब लिखा जा रहा है ना यहाँ पे इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, तो एक ही यहाँ पे बात की जाएगी, एक ही डक्ट की यहाँ पे बात की जाएगी, दैट इज योर वास डिफरेंस. सो वास डिफरेंस की यहाँ पे आपकी बात की जाती है. ठीक है, सो वास डिफरेंस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर व्हिच इज गोइंग टू लूप ओवर द ब्लैडर एंड देन विल कम टुवर्ड्स द यूरेथ्रा. हाँ जी बेटा, बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे, बोलिए. सर वो जो पहले बोला कि 1 to 1.5 मंथ्स वो स्टोर रहेगा, तो उस टाइम स्पर्मेटोजेनेसिस होगी? नहीं. So if the see what will happen over here na, let's say the male gametes are not being used over there, then you don't find any kind of spermatogenesis happening over there, right? Let's assume for some reason the death of the sperms are happening naturally over there. ठीक है, assume that, see this is how it is going to work. Assume that certain amount of gametes are being kept in the epididymis. Okay, some will end up dying. So once they are dying over there, you have to replace them. Okay, तो वो टाइम पे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होगा उन्हें रिप्लेस करने के लिए, राइट. सो द ओल्डर वन विल डाई एंड द न्यूअर वन विल बी देयर. तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपके नए आपके स्पर्म वहां पे आपके बनाए जाएंगे. समझो इस बात को. जब पुराने वाले उनकी डेथ हो जाती है तो वापस आपके नए स्पर्म आपके वहां पे बनाए जाएंगे. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट फाइंड कि पूरे 1 महीने तक आपका कोई स्पर्म फॉर्मेशन आपका हो नहीं रहा. You will only find the sperm formation will be happening, but will be happening in a very slowly. This will be happening very slowly, or this will be happening as per the requirement of the depth of the sperm happening over there. समझ आ रही मेरी बात अपूर्वा? Yes. Epididymis कभी empty नहीं रहेगा? नहीं, you don't find that will only get empty during the ejaculation. Yes. Time पे it will get empty over there. ठीक है.
सो ये हो गया आपके यहाँ पे वास्ट डेफरेंस. सो लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Vast deferens and the duct of seminal vesicle unite to form a short ejaculatory duct, which is also called ductus ejaculatorius. That is something, that's another name, that's a Latin name over here, जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा about this particular duct. Now let's move on to the other part. अब यहाँ से हम क्या करेंगे? We'll move on to the urethra. Passage of spermatozoa. अब आपके जो spermatozoa है वो आपके कहाँ से पास हो रहे होते हैं? So now you will find the spermatozoa will enter into the urethra. So from seminiferous tubule, अब पहले ये पैसेज, अच्छा आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे. So now tell me from the seminiferous tubule next मेरा यहाँ पे क्या आएगा after this? अरे गलत, बीच में क्या आएगा? पहले क्या आएगा उसके पहले? एपिडेमिस के पहले बहुत है ना. हाँ, अरे मेरी बात. This is the first thing we'll find. After this क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? Vas efferentia. ठीक है. उसके बाद क्या आएगा? एपिडेमिस. ठीक है. इसके बाद क्या आएगा? वेरी गुड. एंड इसके बाद पॉसिबली क्या आ सकता है? Ejaculatory duct. And then you will have your and then it will be sent into the vagina outside the body. So it will send outside the body into the vagina of the female. That's how it is going to be. So ये pathway याद रखना. You will find question coming on this pathway. Now let's talk about the urethra. अब urethra की जब आप यहाँ पे बात करते हो तो याद रखना यहाँ पे that it is my also called as my urogenital duct, क्योंकि यहाँ से there will be a common passage for the urine and the sperm. Why it is called as a urogenital? इसको urogenital duct इसलिए कहा जाता है because it's a common passage. It is a common passage for urine and sperms. It is a common passage for the urine and sperms. So that is why it is called as the urogenital duct. अभी जो यूरोजेनिटल डक्ट वाली जो कहानी आपको मैं सुना रहा हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ आपको मेल्स में देखने के लिए मिलेगी. फीमेल्स में you have a different passage over there, but यहाँ पे you will find there is a common passage for the urine and the sperm. That's my urogenital duct. That's a urethra. Okay. अब urethra से जब आपके मेल गैमेट पास होंगे, so basically urethra will become part of the your external genitalia. And external genitalia in the males is going to be the penis. Okay. So ये आपके urethra वाला आपका part है यहाँ पे, which ultimately becomes a part of your muscular structure, and that muscular structure, that external genitalia is the penis. External genitalia is going to be over here, is going to be the penis, right? Penis is a structure, penis is a muscular structure which has been used in the males to deposit the sperm into the female genital tract. That is something you should know, right? The penis is a structure which is going to be used for the deposition of the sperm into the female genital tract. Now let's have a look. It is a shade terminal duct of a reproductive and urinary system. जो मैंने अभी भी आपको बताया था, shade होता है, common होता है. That's why you call it the urogenital duct. It originates from the urinary bladder and passes through the penis. ये bladder से आपके यहाँ पे start हो रहा है और आपका ये जा रहा है towards the penis. It opens outside by the external opening called urethral meatus. So urethral meatus के थ्रू ये बाहर आप अपने यहाँ पे गैमेट्स और यूरिन को आप यहाँ पे आप रिलीज कर सकते हो. ओके. सो जो एक्सटर्नल ओपनिंग आपकी यहाँ पे होती है इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट्स माय यूरेथ्रल मीटस. दैट्स जस्ट अ टर्म व्हिच यू हैव टू नो. ये टर्म आपको यहाँ पे कॉमनली आपको यहाँ पे याद रखना है. So now you can see the picture. Now most of the things over here in the picture are going to be very much clear to you. अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि आप मुझे यहाँ पे बताइए that you have a canal over here. You have a small canal which connects my abdomen with the scrotum. What this canal is called as? Inlingual canal. I hope सब लोग ये बोल रहे हैं. It is your inlingual canal. Sir. And what is this inlingual canal is going to have? Sir, it provides vascular system to the scrotum. Right. Very true. तो testis को यहाँ पे आपका blood vessels, nerves, lymphatic vessel आपके आएंगे. Why inlingual canal के तो आपके यहाँ पे पहुंचा जाएंगे. हाँ जी मोहित सर बताइए. सर एक ना थोड़ा सा अर्जेंट वर्क था. हाँ जी सर. बच्चों को ना एक पोल कराना है सर, एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए, रिवीजन क्लास के लिए. जैसे कि सभी बच्चों को पता ही होगा कि आप लोगों का संडे में इस बार टेस्ट है बायोलॉजी का. तो कहीं ना कहीं बच्चों का कोई ना कोई डाउट जरूर रह जाता है. टेस्ट से पहले हम लोग चाहते हैं कि वो सारी चीजें बच्चों को डाउट ना रहे बच्चों के पास में टेस्ट से पहले.
तो एक तो आपकी क्लासेस चली रही है, रेगुलर क्लास जो चलती है, प्लस एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास चली रही है। बट इन दोनों क्लास के अलावा हम लोग एक क्लास और प्लान कर रहे हैं आपका सैटरडे, यानी कि कल ही, ताकि जिसके अंदर आप लोग अपने टेस्ट से रिलेटेड सारे डाउट पूछ सकें। अच्छा, सभी को पता है ना संडे टेस्ट है और सिलेबस आप सभी को मिल गया है। यस सर। तो आपकी ना हम लोग कल सैटरडे में एक एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं। और सर आपने एक पोल कंडक्ट करा दीजिए, बच्चों के पास में 2 टाइम है हमारे पास में, कितने कितने बच्चे उसको ज्वाइन कर पाएंगे टाइमिंग पर। सर ड्यूरेशन 1 घंटे की होगी। बाकी डिपेंड करेगा, क्लास अगर चल रही है तो बीच में तो स्टॉप नहीं होगी जब तक आप लोगों के डाउट क्लियर नहीं हो जाएंगे। ओके सर। टाइम के टाइम मैं बताता हूँ सर आपको। एक टाइम आप देंगे बच्चों को सुबह 6:30 से 7:30, 6:30 AM to 7:30 AM। और सर दूसरा टाइम हम लोग बच्चों को दे रहे हैं 3:30 PM to 4:30 PM। सर ये हर बार होगी मतलब? बच्चे हर बार होगी, बट अभी हमारे पास में सिर्फ एक ही टेस्ट है। अगर आपने देखा है कि नीट वाले बच्चों का सिर्फ एक ही टेस्ट है बायोलॉजी का, बाकी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से भी प्लान कर रहे हैं। सर ऊपर का भी थोड़ा आप सही कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ। मोहित सर, ये 3:30 का इनका रेगुलर क्लास भी होगा ना फिर तो? नहीं सर, इनका 3:30 रेगुलर नहीं होता। इनका जो एक्स्ट्रा क्लास चलता है वो 8 बजे से ओके, राइट, गॉट इट। इनका 8 और राइट, ठीक है। तो ये सर आप ना, ये बच्चे आप लोगों के पास में ना 2 टाइम है, आप इन दोनों में से चूज कर लो जिसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट होंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लास उस टाइम पे शेड्यूल करें। सर जो 6:30 7:30 का टाइम आपने बताया वो मॉर्निंग में होगा क्या? हाँ, मॉर्निंग वाला। ये आप सर मॉर्निंग लिख भी दो, बच्चे AM PM पे शायद ध्यान नहीं देगा। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग AM, अर्ली मॉर्निंग का है, ठीक है। 6 से 7:30 वाला, समझ जाओ सब लोग। मॉर्निंग वाला ज्यादा सफिशिएंट था इसलिए। ठीक है, तो बता रहा हूँ। ठीक, वो आप लोग एक बार, वो सैटरडे क्लास होगी, कल ही क्लास होगी, कल टुमारो कल होगी नम्रता, कल होगी। ये बेसिकली करा जा रहा है, आपका टेस्ट आ रहा है ना, इसलिए संडे को, सो उसके लिए आपका रिवीजन के लिए, दैट्स इट। सो नाउ आई हैव आई थिंक रेज्ड द पोल आपको दिख रहा है? ऑब्वियसली कर दो, नोट कर दो। यस सर। सर आपने गलती से 3:30 AM लगा दिया है। ओहो वो एडिट समझ जाने थे। PM आप लोग समझ जाइए, वो दोपहर का टाइम है, आफ्टरनून का है। 3:30 to 4:30 वो आफ्टरनून का टाइम है। कौन था ये? हर्षदा ना? यस Arshida, like, we'll ask you to come at 3:30 AM. Who is going to ask us to come at 3:30 AM? Sir, I will be available. सर वो आपको सर मेरा तो क्लास है कल सुबह 7 सर वो बजे। बच्चों को भी आप रिजल्ट दिखा दीजिए, नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, सो एवरीवन द रिजल्ट, ताकि बच्चे भी देख लें कि उनका क्या रिस्पांस चल रहा है सभी का क्लासेस का। सब लोग सुबह सुबह उठना चाहते हैं। सर ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है, वहीं पर आप देखेंगे तो एंड द पोल, वही पोल अभी करना पड़ेगा। नहीं सर, एंड द पोल राइट। तो जितने भी बच्चे भी पोल के अंदर आंसर कर रहे हैं ना, उनको साथ के साथ दिख भी जाएगा कि उन्होंने जो आंसर करने के बाद बच्चों को दिख जाएगा। वैसे बच्चों थोड़ा जल्दी कर दो ताकि आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाए। 33 क्लास पे लंबा खींचूंगा, भी कर दीजिए, जल्दी करो। हाँ, ये तो वो बहुत सेकंड का काम है, सिर्फ आपको चूज करना है टाइम स्लॉट, आफ्टरनून या मॉर्निंग। बाकी क्लास के लिए आप लोगों को नहीं होना, आपने अपनी तरफ से भी रीच आउट कर लिया करो। आपने एक भी बच्चे ने नहीं बोला कि सर इस बार रिवीजन क्लास प्लान नहीं हुए है। सर क्लास में रिवाइज कर लेते हैं हम साथ साथ ही। ओके बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत बढ़िया। अभी कुछ बच्चे रह गए हैं। अभी 34 स्टूडेंट्स ने वोट किया है। अभी लगभग मान के चलिए 10+ स्टूडेंट्स हैं, 10 से 14 स्टूडेंट्स। वो भी आप वोट कर दीजिए ताकि क्लास कंटिन्यू कर लें। सर भी, आप भी फ्री हो जाएंगे, सर भी फ्री हो जाएंगे। थोड़ा जल्दी कर दीजिए, लास्ट 10 सेकेंड्स आप लोगों के पास में ऐसे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स है आप लोगों के पास में। ओके, अपेक्षा ओके, ठीक है। अपेक्षा आपका स्कूल है, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जैसे अपेक्षा का स्कूल है, बाकी हो सकता है किसी बच्चे का और भी हो सकता है स्कूल है, वो इस वजह से वोट ना कर रहे हो, तो प्लीज वो आप लोग बता सकते हैं चैट सेक्शन में कि सर हम इसलिए वजह से मतलब वोट नहीं कर रहे हैं कि हमारा स्कूल है, ठीक है। अच्छा, आप प्रिया राणा के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, आप एक बार प्लीज बता दीजिएगा कि आप DCP से या फिर यूके से, प्लीज अपना नाम भी लिख दीजिए, क्योंकि शायद प्रिया तो नहीं है कोई भी DCP के अंदर। प्रिया राणा, आपका नाम क्या है?
प्रिया आपका नाम सर क्या? अभी आप ना क्लास कंटिन्यू कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि काफी बच्चों ने कर दिया है, ठीक है। बाकी जिस बच्चे का कोई इश्यू है ना, प्लीज वो जरूर एक बार बताइएगा, जैसे अपेक्षा का हमें पता लगे, बाकी बच्चे भी जो भी इश्यू है ना आप बताइएगा प्लीज एक बार, ठीक है सर। मेरे को ना आप Alright, ठीक है। स्क्रीनशॉट में, सर एक सेकंड सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मुझे visible है। फिर मेरी मॉर्निंग के टाइम में ही कंफर्टेबल हो, क्योंकि सुबह 9 बजे मेरे कॉलेज रहती है ना, तो प्रिया है ना, आप अपना नाम चैट में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ऑलराइट, ठीक है, चलिए लेट्स कम बैक टू द लेक्चर। ठीक है, ठीक है सर, अब आप सर कंटिन्यू कर लीजिए सर, मैं ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, लेट मी नो प्रिया राणा ने अपना नाम टाइप किया हो तुम, नहीं किया ना अभी तक? या प्रिया, आई थॉट दैट वाज योर रियल नेम, नाउ आई गेट टू नो, अब पता चल रहा है वो नाम ही नहीं है। ऐसे शी इज राइट, प्रिया ही है। Yes, sir. What is happening? सर ने भी बोला कि प्रिया नहीं है, चलो कोई नहीं, ठीक है। So now this is something which is my lingual canal over here, that is connection over here between the scrotum and the abdominal cavity, right? Epididymis is something you will get to see over here. Epididymis is something you know, storage for sperm, maturation of sperm is something we have done. We have done this as well, right? And these are a few things we have done. Penis is the external genitalia used for the deposition of the male gametes in the vagina, right? हाँ, अब इसमें एक चीज रखना, the tip of the penis is called as the glans penis. The tip of the penis is called as the glans penis. That is something at times they can ask you this question. So glans penis is the tip of the penis, right? Urethra is a urogenital duct common for the sperms and the urine. So that is something you have to know. इतना information आपको याद रखना, that is going to be enough for you. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's now move on to something else. So what is the male external genitalia? That is always going to be the penis, right? इसको लेके कभी MCQ गलत नहीं हो सकता. It serves as a urinary duct and also intromittent organ that transfers spermatozoa to the vagina of the female. Something we have already discussed. Now, let's talk about my male accessory genital glands. अब यहाँ पे हमारे जो genital glands होते हैं, accessory glands, उनको हम यहाँ पे discuss करेंगे. चलिए फटाफट करते हैं इसे. So now we have some glands. First is my seminal vesicle. Second is my prostate gland. And third is your bulbourethral gland, जिसे हम इवन कहते हैं as a corpus gland. So these are the three glands we'll try to understand. ये तीन glands हम यहाँ पे ध्यान से सीखेंगे, समझेंगे यहाँ पे. तो जब मैं seminal glands की यहाँ पे बात करता हूँ, तो यार देखना seminal glands are in pair. So they are always going to be in pair. So ये आपके पैर में होते हैं, मतलब दो होते ही है. Even the bulbourethral gland will be in pair. ये भी आपके यहाँ पे पैर में होगा. The only gland which is not in pair, वो single होता है, that's a prostate gland. This is a gland which is a single gland, मतलब single unit आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे, बाकी सारे आपके पैर में आपको मिलेंगे यहाँ पे. Prostate gland is a gland which is going to be of a size of a golf ball. Golf का बॉल देखा आपने, golf वाला बॉल छोटा सा होता है, उतने साइज का, उसके साइज का prostate gland आपको मिलेगा male human reproductive system के अंदर. So this is something you have to know. So question कई बार ये भी आता है, which of these gland were in pair, which of these gland is were not in pair. So bulbourethral and seminal are in pair. Prostate will not be in pair. Right? So that is something you have to first of all know. अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारी स्टोरी की कौन सा ग्लैंड क्या करता है. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द seminal vesicle, prostate gland, you can see over here prostate gland. Bulbourethral यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट आगे एक पिक्चर है वहां पे आपको दिख जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो लेट्स स्टार्ट विद माय seminal vesicle. तो चलिए फटाफट seminal vesicle को यहाँ पे समझते हैं, बिकॉज हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है. बिना क्वेश्चन सॉल्व करे कोई घर नहीं जाएगा, आई मीन क्लास के बाहर नहीं जाएगा. Let's talk about my seminal vesicles. So seminal vesicles की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो you should know one thing, that what kind of secretion it is doing. Now as I've told you, it is releasing something known as my seminal plasma, right? So देखो तीनों के तीनों जो आपके यहाँ पे है ना, इन लोगों ने कलेक्टिवली जो secretion करना है, उस secretion को हम बोलेंगे यहाँ पे as a seminal plasma. The secretion coming from all three of them is going to be called as my seminal plasma. और seminal fluid, आप कोई भी टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो. So the secretion coming from all three of them, either that can be called as my seminal plasma or seminal fluid. कोई भी आप टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हो. अब आपको समझना है ये कि कौन कितना secrete करेगा. So you will find seminal vesicle are going to have a most contribution over here. They are going to contribute around 60% of the secretion. So 60% of the secretion is coming from them. So सबसे ज्यादा जो secretion आपका आ रहा होता है, that is coming from the seminal vesicle. So seminal
वेसिकल से जो सिक्रेशन आ रहा होगा वो सबसे ज्यादा आपका आ रहा होगा यहाँ पे। और सिक्रेशन क्या होगा यहाँ पे, दे आर गोइंग टू सिक्रेट द अल्कलाइन फ्लूइड, दे आर गोइंग टू सिक्रेट द अल्कलाइन फ्लूइड। सो अल्कलाइन फ्लूइड यहाँ पे आपका रिलीज किया जाएगा फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू द 60% ऑफ द सिक्रेशन। सो टोटल जितना भी आपका आ रहा है सेमिनल फ्लूइड, उसमें से सबसे ज्यादा आपका आ रहा होता है फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल से। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सिक्रेशन में आपको क्या देखने के लिए आपको मिल जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई विल फाइंड ओवर हियर। इसमें बेसिकली आपका होता क्या है, सो हियर यू विल गेट टू सी। हर्षिता बताइए। सर मतलब अल्कलाइन फ्लूइड का मतलब जो रिलीज होता है वो 60% रिलीज होता है क्या? हाँ देखो, इसका मतलब यहाँ पे कि देखो आपके ये जो तीनों ग्लैंड है ये तीनों आपका सिक्रेट करेंगे एक फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो आपके तीनों में से सबसे ज्यादा आपका सिक्रेशन कहां से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। तो 60% कॉन्ट्रीब्यूशन तो यही कर देता है, बाकी 40% वो दोनों करते हैं। दैट्स व्हाट इट मीन, समझ आया? यस सर। तो 60% सिक्रेशन ये कर रहा है, बाकी जो 40% आ रहा है वो आपके बाकी दो ग्लैंड से आपको वहां पे आ रहा होगा। ओके, तो इसका सिक्रेशन जो यहाँ पे होगा दैट विल बी अल्कलाइन फ्लूइड। और इस अल्कलाइन फ्लूइड में आपको क्या क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकता है, सो यू कैन हैव समथिंग लाइक योर फ्रुक्टोज इन देम, फ्रुक्टोज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यू विल हैव समथिंग लाइक योर कैल्शियम, कैल्शियम कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए, राइट। यू विल हैव समथिंग लाइक योर प्रोस्टाग्लैंडिन, prostaglandins, that is again one of the protein you will find coming in this. Then you can have something like a citric acid, citric acid आपका हमें मिल जाएगा। and very good नम्रता, बहुत बढ़िया। and you will find some enzymes, we'll also get to see some enzymes over here। सवाल फाइब्रिनोजेन अरे होता है? अरे पूछ बोलने तो दो कि आप सवाल पूछ सकते हो। हाँ जी हर्षिता बताइए क्या सवाल है आपका। सर क्या फाइब्रिनोजेन भी होता है? हाँ फाइब्रिनोजेन होता है, लेकिन हम यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहे उसे, क्योंकि उसके ऊपर बेस क्वेश्चन नहीं आता ना, इसलिए। ठीक है, एंड यू हैव सम मोर प्रोटीन एज वेल, यू आल्सो हैव फॉस्फेट, और वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सब जो मेंशन किया उसका यहाँ पे एक करेक्टली हम रोल देखते हैं। फ्रुक्टोज जो आपका यहाँ पे होता है दैट एक्चुअली प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सो फ्रुक्टोज इज बेसिकली गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको यूज करके स्पर्म अपना एटीपी बना सकता है। तो फ्रुक्टोज इज समथिंग व्हिच विल बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको यूज करेगा स्पर्म to make a high amount of ATPs. So that is one thing you have to know. So fructose is the source of energy over here. Calcium is also something which will be there. Calcium भी आपके यहाँ पे help करता है activation के लिए. So calcium is there for the activation. Prostaglandin जो आपका यहाँ पे होगा, prostaglandin is specifically known for the contraction of the uterine wall. Contraction of cervix and uterus during the sexual intercourse. So basically this contraction in the cervix or the uterus help करता है easy passage of the sperms के लिए। अगर यहाँ पे muscular contraction अगर होते हुए मिलेगा in the uterus and the cervix, then actually helps in the smooth passage of the sperms. तो smooth passage of sperms आपका हो पाता है because of this contraction of the cervix and the uterus. ये आपका होता है because of the prostaglandin. So याद रखना, this is known for the rhythmic contraction of the muscles of my cervix and the uterus in the female reproductive tract for the easy transport of the sperms. Okay. Then you have a citric acid. Citric acid का भी रोल वही होता है एनर्जी के लिए। अगर आपको याद हो तो एक साइकिल होता है सिट्रिक एसिड साइकिल, यस सर। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के हाँ अंदर, यस सर है ना? वो साइकिल रन करने का पर्पस है कि आप एनर्जी बना सको, राइट? So that is why the citric acid is something which you will find over here as well, which can be used as a source of energy. Okay, and then you have some enzymes. They will be known to break down certain factors, clotting factors. इनको हम डिटेल में समझेंगे नहीं यहाँ पे, but you will have some enzymes which are known to break down some proteins. But yes, you will have enzymes. तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। रुक जाओ अभी, फ्रुक्टोज, कैल्शियम, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रिक एसिड एंड एंजाइम. These are the content I will find becoming a part of my seminal vesicles. ठीक है, तमनप्रीत बताइए क्या सवाल है आपका? सर कैल्शियम क्या करता है? एक्टिवेशन, स्पर्म एक्टिवेशन में आपकी मदद सर करता वो है। क्रेब्स साइकिल है क्या? सिट्रिक एसिड साइकिल? ना 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 ना, क्रेब साइकिल नहीं लिखना आपने, बस इतना रखो सिट्रिक एसिड लिखो आप वहां पे। सिट्रिक एसिड को मैंने इसलिए क्रेब साइकिल से रिलेट किया बिकॉज अगर आपको याद हो तो ये पहला कंपोनेंट बनता है क्रेब साइकिल का। तो अगर आपको एनर्जी बनानी है तो आप इसे यूज कर सकते हो क्रेब साइकिल के अंदर। दैट इज व्हाई इट इज बीन मेंशन्ड ओवर हियर एज अ सिट्रिक एसिड। तो इसको भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है? यस सर।
एंजाइम क्या करता है? So that is my seminal vesicle in this. हाँ जी महेश बताइए क्या करें आप? एंजाइम क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन सर एंजाइम सर कौन सा एंजाइम को पूछ रही कि एंजाइम का क्या एंजाइम्स आर नोन टू ब्रेक डाउन सम प्रोटीन्स. वो हमें नहीं देखने कौन से प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, बस इतना रखना दे आर नोन टू ब्रेक डाउन सम प्रोटीन्स, राइट, व्हिच आर एसेंशियल ड्यूरिंग द deposition of sperms. That would be essential. So yeah, these are the enzymes we'll get to see. ठीक है, तो बस अभी याद रखना कि ये चीजें चलती है. रुक जाओ 2 मिनट, please raise your hand and then ask your questions, right? So these are the things I'll find in the seminal vesicles which contributes to 60% of the secretion. ठीक है, अब बताओ क्या सवाल है आपका, बोलो. सर प्रोस्टाग्लैंडिन का धड़ा प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे क्या कर रहा है ना, ये आपका प्रमोट कर रहा है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड अ सर्वाइकल वॉल. सो सर्विक्स और यूट्रस की जो वॉल होती है, सर्विक्स और यूट्रस की जो यहाँ पे वॉल होगी इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन कराने में, कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करने में प्रोस्टाग्लैंडिन आपका यहाँ पे हेल्प करता है. So that there can be a easy transport of male gametes can happen through that particular passage. So muscles होती है वहां पे, right? They will undergo contraction under the influence of the prostaglandin. Okay? तो ये है मेरे यहाँ पे Yes. 5 चीजें. Now let's move on to the next accessory gland, and that gland is my prostate gland. Prostate gland जो आपका single gland है, not in pair. So you have a prostate gland over here. अब इसके ज्यादा कोई बहुत ज्यादा चीज इसमें आपको याद नहीं रखनी. इसमें 2 चीज याद रखो. एक चीज, it will have a slightly acidic secretion. It will have slightly acidic secretion. Acidic secretion आपका यहाँ पे होगा. तो ये slightly acidic मतलब अराउंड 6.4 6.5 pH का secretion इसका यहाँ पे होता है. ओके. सेकेंड चीज, इसका डायरेक्टली एक ही रोल याद रखना, इट नरिशेस द स्पर्म. इसको कोई बात डिटेल में आपको समझना नहीं है. इट हैज अ रोल ऑफ गिविंग द नरिशमेंट. सो नरिशमेंट टू द sperm. All this will be released during ejaculation, right? Yes. So basically when the sperms are going to pass to that particular vas deferens, even at that point of time, all the secretion will get into the your sperms. Like all this seminal plasma will be deposited into that particular duct, और फिर वहां से during ejaculation will be coming out. Right? True. That's true, Apurva. ठीक है. तो ये होगा आपके यहाँ पे slightly acidic secretion and to provide the nourishment to the sperm. So these are the 2 things you have to know. Nourishment कैसे provide करा है is not something you will understand at this particular level. तो इसको आप directly यहाँ पे इस तरीके से आप याद होगे. Right? तनीषा, क्या किसका क्वेश्चन है यहाँ पे? तमन प्लीज बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर जो एसिडिक मीडियम आपने बताया सर, उसका मतलब पीएच क्या था? पीएच आपका हो जाएगा अराउंड 6.4 6.5. दैट्स इट. इसलिए मतलब स्लाइटली एसिडिक, ज्यादा नहीं. ओके सर. बट अगेन याद रखना, इट्स गोइंग टू बी स्लाइटली एसिडिक, नॉट टू एसिडिक, और एल्स वो अपना पर्पस सर्व नहीं कर पाएगा. सो दैट्स द सेकंड ग्लैंड. एंड उसके बाद मेरा यहाँ पे जो तीसरा ग्लैंड मुझे यहाँ पे मिलेगा, दैट इज योर बल्बोयूरेथल ग्लैंड. बल्बोयूरेथल. सर नहीं बेटा नहीं, सर तो है ही नहीं क्लास में. जाओ 2 मिनट. बोलो बेटा, बोलो, बताओ क्या सवाल है आपका, बताओ. सर जब आपने मतलब पाथवे बताया स्पर्म्स का, तो उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं इंक्लूड कर किया था, तो अरे फिर वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नहीं, क्योंकि एक सारे ग्लैंड्स है ना, ग्लैंडों में हमने कोई भी इंक्लूड नहीं किया था. अगर आप याद करो तो पाथवे के अंदर वो इजैकुलेटरी डक्ट था, वो ग्लैंड नहीं था, है ना. तो ग्लैंड तो हमने कोई भी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ग्लैंड से सिक्रेशन आ रहा है. ऐसा समझो कि ये आपका रोड का पाथवे था, उसके अंदर ग्लैंड अपना सिक्रेशन डाल रहे हैं. सो ग्लैंड तो हमने कोई भी वहां पे इंक्लूड नहीं किया था. ग्लैंड तो हम सेपरेटली अलग से देखते हैं. एंड देन वी अंडरस्टैंड कि ग्लैंड आर लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर जहां से आप चीजों को आप अंदर रिलीज कर रहे हो. तो ऐसा समझो कि अगर आपके सामने से रोड जा रहा है, सो रोड इज अ पाथवे, और आप जो अपने घर से अगर आप कचरा डालो रोड के ऊपर, दैट इज समथिंग ग्लैंड्स आर डूइंग, राइट. सो कोई उस घर से डाल रहा है, कोई इस घर से डाल रहा है, राइट. सो दैट इज व्हाट द ग्लैंड्स आर डूइंग ओवर हियर. ठीक है. तो जैसे ही आप देख सकते हो कि अगर तुम्हें कचरे की गाड़ी वहां से जा रही है, तो अपना आप डंप करते हो ना कचरा वहां पे. सो दैट इज समथिंग यू आर डूइंग ओवर हियर, कि आप डंप कर रहे हो अपना सिक्रेशन आप उस पाथवे के अंदर. ठीक है, जब आपके मेल गैमेट्स वहां से पास हो रहे तब. सो बल्बोयूरेथल ग्लैंड अगेन विल हैव अल्कलाइन सिक्रेशन. इट विल आल्सो हैव alkaline secretion.
इसमें भी आपको अल्कलाइन सिक्रेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो, इसका इट इज नोन फॉर, ये जाना जाता है किसी चीज के लिए, इट इज नोन टू लुब्रिकेट द यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने के लिए जाना जाता है। एक और बात यहाँ पे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट इज नोन टू न्यूट्रलाइज acidic conditions of urogenital duct. या मैं इसको इवन कह सकता हूं, इट इज नोन टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक कंडीशन ऑफ द यूरेथ्रा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसको आप सुन लो आराम से, इसमें हो क्या रहा है। देखो, आपका जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, यहाँ से भी आपका सिक्रेशन आएगा। अब ये सिक्रेशन का काम यहाँ पे क्या होता है, आपका जो यूरेथ्रा यहाँ पे होता है मेल पार्ट के अंदर, इन द मेल पार्ट यूरेथ्रा इज अ यूरोजेनिटल डक्ट। और अगर मैं कह रहा हूँ इट्स अ यूरोजेनिटल डक्ट, तो आप ये बात समझो कि यहाँ से यूरिन पास हो रहा था। अगर यहाँ से यूरिन भी पास हो रहा है तो आप समझिए इस बात को, दैट दिस एरिया विल बी एसिडिक, बिकॉज यूरिन पासेस थ्रू दिस एरिया, द एरिया इज ऑलवेज गोइंग टू बी एसिडिक। तो उस एरिया को आपको न्यूट्रलाइज करना है, दैट एरिया हैज टू बी न्यूट्रलाइज, नहीं तो स्पर्म्स वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बाहर निकलने पहले ही उनकी डेथ हो जाएगी। सो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पे क्या करता है, इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक कंडीशन ऑफ द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, हाउ, बाय रिलीजिंग द अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सिक्रेशन। और उसके साथ साथ इट आल्सो लुब्रिकेट द यूरेथ्रा, ताकि स्पर्म्स इजीली वहां से पास हो सके। तो ये दो पॉइंट्स आप याद रखते हैं। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछता है दैट व्हिच ऑफ दिस ग्लैंड इज नोन फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द यूरेथ्रा, देन आंसर इज गोइंग टू बी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जाना जाता है फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द यूरेथ्रा। अगर आपसे कोई पूछा है कि कौन सा ग्लैंड एक मेजर रोल प्ले करता है टू न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रा, देन द आंसर इज गोइंग टू बी अगेन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड विल प्ले द रोल इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक कंडीशन। वहां पे जो एसिडिक कंडीशन आपको मिलती है आपके यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर, उसे न्यूट्रलाइज करेगा आपका यहाँ पे सिक्रेशन फ्रॉम द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये आपको क्लियर कट हमेशा आपको याद रखना है, दिस इज समथिंग वी शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड्स आपके यहाँ पे, एंड दीज आर द 3 थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर टू यू। बल्बोयूरेथ्रल में क्या आ रहा है, प्रोस्टेट में क्या आ रहा है, और आपके यहाँ पे सेमिनल वेसिकल में आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, these are the things you have to remember। तो क्या S3 glands आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Are these glands clear to all of you? Yes, sir. Please someone raise your hand, कोई एक hand raise करना। Anyone please raise your hand। Again, I cannot see hand getting raised। अच्छा ठीक है, alright, so ठीक है, I hope सबको यहाँ पे समझ आ रहा है। I think सारे लड़कों को समझ आ रहा है, लड़के जो काफी कम बोलते हैं जनरली क्लास में। अनिरुद्ध क्लियर है यहाँ तक? अक्षय कुमार क्लियर है? Abu Sufyan, I hope it's clear to you as well। And Abu is not saying anything. Or who else we have? Sana, I hope it's clear to you। Sana, Om, Prakhar, who else? Shiva, and yeah, these are the boys we have ना। अब यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। और एंड बाकी सारी लड़कियों को हम लोग कलेक्टिवली पूछ सकते हैं। आई होप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है। हाँ बेटा बोलो। सर, जो ओवरऑल मीडियम होगा वो अल्कलाइन होगा ना? वो अल्कलाइन होता है, जो ओवरऑल मीडियम आप करेगा वो अल्कलाइन रहेगा। ओवरऑल अगर आप मीडियम का पीएच देखोगे दैट्स गोइंग टू बी अल्कलाइन, ठीक है। सो जो हमने पढ़ा था यहाँ पे उसका यह सारा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सो यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर। ये सब आप बाद में भी देख सकते हो। अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपका क्या है, 15 से 30% आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे आ रहा है, राइट। द फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम प्रोसेस इज क्लियर एंड स्लाइटली एसिडिक, राइट। इट secretion activates the spermatozoa and provide the nutrition, ठीक है। सो ये सब हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, सो यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड secretes alkaline fluid, lubricates the urethra, acts as a flushing agent, मतलब वो यूरिन वाला जो एरिया है आपका यूरोजेनिटल ट्रैक्ट उसे फ्लश आउट कर देता है, राइट। इट washes the acidic urinary residues present in the urethra before the ejaculation, so that is something you have to know। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो ये चीज आपने यहाँ पे देख ली। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन पे जंप करने के पहले याद रखना, यू हैव द seminal vesicle on this side, you have a prostate gland over here। अब यहाँ पे जो ग्लैंड नहीं दिख रहा दैट इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। वो हाँ वो आपका यहाँ पे आता है, इट्स एक्चुअली लोकेटेड समवेयर ओवर हियर। इट्स अ स्मॉल ग्लैंड व्हिच डंप्स द कंटेंट ओवर हियर। सो
लेट्स डू क्वेश्चंस, फटाफट क्वेश्चंस हो गए, बिकॉज क्वेश्चन करे बगैर आपका टॉपिक खत्म नहीं होता. सो नाउ यू हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर. क्वेश्चन को ध्यान से देखो यहाँ पे. इफ द वास्ट डिफरेंस ऑफ अ मैन आर सर्जिकली कट, अगर वास्ट डिफरेंस को हम सर्जिकली कट कर देते हैं तो क्या होगा? प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस. इफ द वास्ट डिफरेंस इज बीन कट सर्जिकली, देन व्हाट विल बी द थिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर? सो नाउ अगेन यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा. अच्छा क्वेश्चन है काफी. गिरिजा बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी. गिरिजा को यहाँ पे ऑप्शन दे दिया. अक्षर आपको क्या लग रहा है? सेम डी. एंड एक और मैं आंसर यहाँ पे लूंगा. दीपिका आपको क्या लग रहा है? राइट. सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है. अगर हम वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं, तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा, राइट, बट स्पर्म कभी तक आपके आगे तक पहुंच नहीं पाएंगे. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, अगर मैं समझो वास्ट डिफरेंस को यहाँ पे कट कर देता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ पे कट कर देता हूँ, तो सिंपल सी बात है, स्पर्म तो आगे तक जा नहीं पाएंगे, राइट, बट यू विल फाइंड द सीमन कमिंग आउट ऑफ द penis will have secretion of the prostate gland, seminal vesicle and bulbourethral gland, right? तो इसलिए हम बोलेंगे semen will be there without sperms. Sperms तो आपके होंगे नहीं, but the semen will be present. Other thing will be present over there. ठीक है, seminal plasma आपको मिलेगा. अब एक बात याद रखना, seminal plasma plus sperms, seminal plasma plus sperm is called as my semen. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a semen. तो अगर कभी टर्म आता है what semen is going to have, so seminal plasma plus sperm are called as my semen. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. Seminal plasma has sperm and secretion of, देख लो ध्यान से and raise your hand. Raise your hand to answer this. See the question carefully and then raise your hand. Seminal plasma has sperms and secretion of. बताइए दीक्षा क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आप यहाँ पे कह रहे हो. आई जस्ट टेक वन मोर आंसर ओवर हियर. अक्षय कुमार क्या लग रहा है? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही आंसर है. यहाँ पे you have seminal vesicle, prostate and corpus gland. This is something we'll find coming as a seminal plasma का secretion. Testosterone is secreted by, इसका आंसर वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके. Leydig cells, right. Leydig cells यहाँ पे, Leydig cell. Then nutritive cell found in a cephalosporin tubule, कौन सा होगा यहाँ पे आपका? यस, आपका आंसर यहाँ पे आएगा सबका सर्कुलरी सेल. याद रखना ये मेरे टिश्यू होती है, मेरे सेल्स होते हैं जिनका काम होता है नरिश करना मेरे स्पर्म्स को, राइट. सो दैट इज समथिंग माय सर्कुलरी सेल्स ओवर हियर. सो दैट्स व्हाट बी करेक्ट आंसर. बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है. अब आगे वाला देखते हैं. हैंड रेज करो, इसके लिए हैंड रेज करना पड़ेगा आपको. यहाँ पे वास एफ्रेंशिया आर डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम. सो वास एफ्रेंशिया याद करो, ये वो ब्रिज है, ये कहां से कहां चीजों को लेके जा रहा था. हैंड रेज करना पड़ेगा इसके लिए आपको. तमनप्रीत बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. तमनप्रीत यहाँ पे ऑप्शन ए करे, लेकिन हम श्योर नहीं, इसलिए हम और लोगों को पूछ लेंगे यहाँ पे. अर्चना आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सर. शिव आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. रानी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर. ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा. ठीक है, रेडी टेस्टिस से एपिडेर्मिस जाने के लिए जो आपको जो ब्रिज बनता है, दैट इज द ब्रिज इज बिल्ड बाय वास एफ्रेंशिया. ठीक है, तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. यूरेथ्रा नहीं बेटा, वो तो अलग ही आपका कनेक्शन बन गया. दैट इज माय वास डिफरेंस वाली बात होगी वहां पे. ये इससे वास एफ्रेंशिया है यहाँ पे. सो याद रखना ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया, सबने ट्राई किया, दैट्स अ गुड थिंग. ओके, अब ये देखो ध्यान से. इफ फॉर सम रीजन द वास एफ्रेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स ब्लॉक्ड, अगर वो ब्लॉक कर देते हैं हम यहाँ पे, द गैमेट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम. अगेन रेज योर हैंड टू आंसर दिस. जानवी क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सर. देविशा आपको क्या लग रहा है? देविशा ने हैंड रेज किया था, नीचे कर दिया. सना आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए सर. राइट, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. अगर आपका वास एफ्रेंशिया पे ब्लॉक हो जाता है, देन टेस्टिस तक. ओके, हैंग ऑन, वेट अ मिनट. व्हाट इज गेटिंग ब्लॉक्ड? वास एफ्रेंशिया इज गेटिंग ब्लॉक्ड. और एक बार फिर देखो इस क्वेश्चन को वापस. गलत नहीं है सर. आई एम ट्रस्टिंग यू ब्लाइंडली. देखो ध्यान से, वास एफ्रेंशिया ब्लॉक हो रहा है. क्या होगा इसका आंसर? पूर्वा सर ए. आप भी ये कह रहे हो यहाँ पे? सर डी होगा. नहीं, एक बार फिर आई जस्ट टेक वन मोर.
क्रॉस चेक करते वापस एक बार फिर। काजल आपको क्या लग रहा है? काजल नाउ गेटिंग कंफ्यूज, सबको कंफ्यूज कर दिया फिजूल में हम लोगों ने। इट इज गोइंग टू बी अ टेस्टिस टू एपिडाइडर्मिस, यही होगा इसके अंदर आंसर आपका। वहां सब चीज ब्रिज टेस्टिस और एपिडाइडर्मिस के बीच में, ये आपके यहाँ पे ब्रिज आएगा। लेडिक सेल आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर अ सोर्स ऑफ, अनम्यूट करके आंसर बता दो इसका क्या होगा? मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? द शेड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज व्हाट? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा की एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज कौन करता है? यूरेथ्रल ग्लैंड। बहुत सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। So these are the questions we have done. We have done just few questions we have done यहाँ पे, सिर्फ 5-6-7 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए। So that is something we have covered आज के क्लास के अंदर। So next time when we'll meet, we'll be starting with the female reproductive tract. आज रात को आपके साथ एक पेपर शेयर कर दूंगा मैं, असाइनमेंट होगा based on again sexual reproduction flowering plant. So solve कर लेना। तो कल सुबह जब मिलेंगे तो उसको भी हम एक बार देख लेंगे। I think सबको सुबह का क्लास का टाइम I think मिल जाएगा। That will be 6:30 to 7:30, right? So yeah, so understand first of all whatever we have done आज के क्लास के अंदर। आज की क्लास में हमने देखे हमारे यहाँ पे accessory glands, that is something we have seen। उसके बाद हमने देखा हमारा passage। Before that we have seen the passage of the sperm transfer। हमने हमारा passage यहाँ पे समझा कि आपका किस तरीके से आपका sperm transfer आपका यहाँ पे passage के थ्रू आपका यहाँ पे होगा, right? So we have seen that, and by understanding that we have also understood something in terms of your complete role of the urethra, role of the vas deferens, and also the role of your particular epididymis. So that is something we have also understood. तो बड़ी बेसिक सिंपल चीजें जो हमने यहाँ पे देखी, आपको यहाँ सब याद रखनी है। एंड प्लीज रिमेंबर द एनाटॉमी ऑफ योर टेस्टिस। टेस्टिस की एनाटॉमी में जो भी हमने यहाँ पे देखा था वो सब आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन देम, ठीक है। सो दिस समथिंग वी हैव। हाँ जी सिद्धरा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन। अच्छा किसी और का क्वेश्चन है, बताइए जो कोई भी क्वेश्चन। जब कोइटस होगा तभी ये सिक्रीशन होंगी ग्लैंड्स से। हाँ, yes, क्योंकि जब ड्यूरिंग द coitus only you will find the male glands will get into the vas deferens. Yes Understand sir. that thing, right? So then only you will find a solution will get into the vas deferens. ठीक है? Okay sir. ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है? And all right, now if you have any question then please go ahead and ask a question. अगर कोई सवाल है आपके यहाँ पे then सवाल पूछ लो। अक्षरा है क्या क्लास के अंदर? अक्षरा was not, अक्षरा क्लियर है यहाँ तक जो भी किया हमने यहाँ पे? Yes sir. दीक्षा समझ आ रहा है आपको ये सब? Yes sir. हम थोड़ा हिमाचल के बच्चों को लाइक वी टेक इट एज अ, ये तो समझ ही क्या बेटा, क्या महेश बताओ? सर पैसेज। अरे हाँ, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी डे पैसेज। ओके वेट अ मिनट।